फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया था। उसमें सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें सिलेबस के हिसाब से सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सीखना है बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। जब हम बैलेंस शीट को सीखेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, एनालिसिस सीखेंगे कि बैलेंस शीट के आइटम्स को कैसे एनालाइज करेंगे, प्रॉफिट लॉस आइटम के आइटम्स को कैसे एनालाइज करेंगे। बट उससे पहले तो हमें सीखना पड़ेगा कि वो बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। तो हमने ये पढ़ा कल, कंपनीज एक्ट ही बोलता है, उसमें शेड्यूल 3 में उन्होंने बोला है कि आपको कैसे बैलेंस शीट बनानी है। क्योंकि आपके लिए नया है, आपने 11th-12th में ट्रेडिशनल में बैलेंस शीट बना दिया है, तो इसलिए हम थोड़ा सा स्लोली जा रहे हैं इस चीज को समझने के लिए। तो कल मैंने आपको बताया था जो पहले हम हॉरिजॉन्टल लेवल से बैलेंस शीट बनाते हैं, कंपनीज एक्ट बोलते हैं ऐसे नहीं बनाना है, आपको सारा चीज वर्टिकली बनाना है। सबसे पहले इक्विटी और लायबिलिटीज आएंगे और उनके नीचे फिर एसेट्स आएंगे, इक्विटी और लायबिलिटीज का टोटल करेंगे और एसेट्स का टोटल करेंगे, वो बराबर हो जाएगा। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बोलते थे उस तरीके से नहीं रहेगा, बल्कि सारा वर्टिकली रहेगा। ठीक है, उससे पहले सबसे पहले हमने बोला था इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी हम वहां पे क्या बोलते थे, कैपिटल और लायबिलिटीज अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हमने बोला इक्विटी एंड लायबिलिटी, और इक्विटी को पहले रखा। तो उसमें क्या आया, हमने बोला जो जो पैसा शेयर होल्डर का है उसको बोलते हैं, उसको हम रखेंगे एक कैटेगरी में जिसका नाम होगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में दो चीजें मेनली हो जाएगी, क्या, एक तो शेयर कैपिटल, वो पैसा जो कैपिटल के नाम पे आया है जिसको हम शेयर कैपिटल बोलते हैं, और दूसरा रिजर्व रिजर्व के नाम पे। और यहाँ पे बैलेंस शीट में ये भी चीज डाले, आप पुरानी बैलेंस शीट देखते थे वहां पे आता था 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 9 ये इक्विटी शेयर्स इतने, उधर ही सारी डिटेल आती थी। बट यहाँ हमने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं बोलना है, बैलेंस शीट शुड बी नीट एंड क्लीन, टच एंड मच मार्किंग क्लीन। जो भी तुम्हें डिटेल देनी है वो साइड में दे दो, कहां पे, नोट्स टू अकाउंट्स बना लो। क्या बना लो आप, नोट्स टू अकाउंट्स। तो जैसे मैं यहाँ पे शेयर कैपिटल आ गया, इसका मैंने क्या दिया, इसका मैंने दे दिया नोट नंबर 1। क्या दे दिया मैंने, इसका नोट नंबर 1। अब क्या होगा, बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाएगी, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको ऐसे बताऊं, जैसे एक पेज पे बैलेंस शीट बन गई, दूसरे पेज पे प्रॉफिट लॉस बना है, तीसरे पेज पे फिर क्या होगा, नोट्स टू अकाउंट्स हमारे स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं इधर ही रख लेता हूं, फिर मैं आ जाता हूं नेक्स्ट पेज जो हमारा होगा, वहां पे हमारे क्या आएंगे, नोट्स टू अकाउंट्स। क्या हो जाएंगे हमारे, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना वर्किंग नोट्स, इस तरह से यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम उनके बारे में पूरा डिटेल में बोलेंगे क्या चीजें हैं। इस तरह से बनता है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर, पर्टिकुलर्स, और उसके बाद अमाउंट। मुझे बताओ सबसे पहला नोट क्या आएगा, वहां पे सबसे पहला नोट क्या था, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को हमने सबसे पहला नोट दे दिया, ये देखो बैलेंस शीट में हमने शेयर कैपिटल को पहला नोट दिया। अब शेयर कैपिटल में क्या क्या चीजें हैं वो कहां पे पता चलेगा, नोट नंबर 1 में। अब मुझे बताओ शेयर कैपिटल के बारे में, पहले मुझे बता दो तुमने शेयर्स में क्या पढ़ा था, जब मैंने इशू ऑफ शेयर्स पढ़ा था, किस किस तरह की कैपिटल होती है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। क्या क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे, आप सब अपने आप को अनम्यूट करो और मुझे कोई बता दो तुम में से, क्या शेयर कैपिटल किस टाइप की होती है। क्या हमने डिस्कस किया था सबसे पहले जब कंपनी अपने आप को रजिस्टर कराएगी तो क्या आती है उसकी, सर ऑथोराइज कैपिटल होती है। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, ऑथोराइज कैपिटल, इसका दूसरा नाम क्या था, नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल। कितनी उसने रजिस्टर करके कितना ऑथराइज्ड है वो कंपनी शेयर्स उठाने के लिए, वो उसकी ऑथराइज कैपिटल हो जाती है। उसके बाद क्या होता था, अपना अनम्यूट करो और मुझे बताओ ऑथराइज के बाद क्या होता था, इतनी कंपनी को ऑथराइजेशन है वो शेयर्स इशू कर सकती है। उसके बाद क्या करती थी कंपनी, क्या सारा इशू करती थी, नहीं, उसमें से कुछ इशू करती थी। उसको क्या बोलते थे, जितना वो इशू करती थी उसको क्या बोलते थे, शेयर कैपिटल, इशूड कैपिटल। क्या बोलते थे, इशूड कैपिटल। उसके बाद क्या होता था, लोग सब्सक्राइब करते थे, उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। भूल गए हो क्या, फिर आता था सब्सक्राइब में से जितना वो बुला देगी कंपनी उसको क्या बोलते थे, कॉल्ड अप कैपिटल। ये मैंने इशू ऑफ शेयर्स में सारा पढ़ा दिया था। कॉल्ड अप कैपिटल में से वो जितना देंगे पैसा उसको क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल। ये सारी चीजें आती थी, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल। और ये सारी चीजें हमें यहाँ पे नोट्स के अकाउंट्स में बताना पड़ेगा कि हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, उसमें से कंपनी ने इशू कितना किया है, उसमें से लोगों ने सब्सक्राइब कितना किया है और कितना पे किया है, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नोट्स के अकाउंट्स में दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या बोलेंगे,
अब तुम लोग क्या करो, मैं इसके लिए सीधे तुम्हें क्वेश्चन पे ले जाता हूँ। ये मैंने बोला ये सारी चीजें आएंगी कैसे, नोट्स टू अकाउंट्स में आ जाएगी। अब तुम लोग आ जाओ पेज नंबर 10.8 पे आ जाओ। 10.8 में इन्होंने शेयर कैपिटल के बारे में बोला है, तो वो मैंने तुम्हें बता दिया है। शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं, तो इक्विटी शेयर हो सकते हैं या तो प्रेफरेंस शेयर हो सकते हैं, वो हमने डिटेल में पढ़ लिया। और इक्विटी शेयर्स ये सारा फिर कैसे होता है, ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड कैपिटल, ये भी मैंने सारा बोल दिया है। ये आप यहाँ से थ्योरी से पढ़ लेना, ये मैंने इशू ऑफ शेयर्स में ये सारी चीजें एक एक करके बता दी है। अब तुम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ, ताकि तुम्हें समझ आएगा कि कैसे हम इन चीजों को लिखते हैं, कैसे हम इनको बैलेंस शीट बनाते हैं। जब मैंने इशू ऑफ शेयर्स का एंट्री किया था, वहां पे इलस्ट्रेशन नंबर 1 और इलस्ट्रेशन नंबर 4 मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने आपको बोला था हमें बैलेंस शीट अच्छे से पढ़नी है, वहां पे मैं आपको प्रेजेंटेशन दिखा दूंगा, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आ जाओ, मैं इलस्ट्रेशन 1 पढ़ता हूँ और फिर वो आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। XYZ company has authorized capital of rupees 10 lakh divided into 10,000 shares of rupees 100 each. Of rupees 100 each. इसमें क्या किया है, इनकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 10 लाख है। तो नोट्स टू अकाउंट जो शेयर कैपिटल आएगा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ऑथोराइज कैपिटल। क्या लिखेंगे, ऑथोराइज कैपिटल। नोट्स टू अकाउंट में शेयर कैपिटल के नीचे कितनी है ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल है 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना होता है सर, ये होता है 10 लाख। कितना होता है, 10 लाख। इसमें से कंपनी ने क्या किया है, इट इशूड 8,000 शेयर्स टू द पब्लिक। तो इशूड कैपिटल कितनी है, 8,000 शेयर्स। इसमें से तुमने 8 लाख के शेयर्स 8,000 शेयर्स पब्लिक में इशू कर दिए। इशूड कैपिटल कितनी आएगी, 8,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो आपकी इशूड कैपिटल आएगी 8 लाख। ये नोट्स टू अकाउंट्स है, ये बैलेंस शीट नहीं है, ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स है। इसमें से आपने क्या कर दिया है, अब दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। The public subscribed for 7,000 shares and face value of rupees 100 is paid by the shareholders. तो सब्सक्राइब इशू के बाद सब्सक्राइब कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, है ना, सारा पैसा दे दिया है। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी है, 7,000 shares of 100 each. शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। कितना हुआ, 7 लाख। ठीक है, तो कितना पैसा आया है शेयर होल्डर से, तो आज तक आपने कितनी शेयर कैपिटल में पैसा ट्रांसफर किया होगा, 7 लाख। कैश अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल फाइनली कितना हुआ होगा आज तक, 7 लाख। तो ये 7 लाख किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। तो नोट नंबर 1 से यहाँ पे कितना आएगा कैपिटल, पहले में आप सिर्फ 7 लाख ही लिखते थे, ठीक है अमान, वही लिखते थे पहले आप सिर्फ 7 लाख। बट आप यहाँ पे जब प्रेजेंटेशन करोगे ऐसे ही 7 लाख कैसे आ गया, इसको आपको पूरा दिखाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट्स में। आपकी ऑथराइज कैपिटल 10 लाख है, उसमें से आज तक आपने इशू 8 लाख किया है, उसमें से पब्लिक ने सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कितना किया है, 7 लाख। ठीक है, अब सब्सक्राइब एंड फुली पेड का मतलब क्या है, जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया और अभी तक आपने 100% कॉल किया और पूरा दे दिया। अब प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, सर सब्सक्राइब तो कर दिया है बट हमने पूरा कॉल नहीं किया है, तो हो सकता है तब हमने कॉल कम कर दिया है। जब अगर हमने 7,000 में से 50 रुपए ही कॉल कर दिए तो यहाँ पे क्या आएगा। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूंगा, अगर मैंने अब सब्सक्राइब और पार्टली कॉल अप किया है तो यहाँ पे क्या आएगा, सब्सक्राइब एंड पार्टली कॉल्ड अप कैपिटल कितना। अब अगर मैंने 50 रुपए मंगाया है तो कितना आएगा, तो 50 रुपया आएगा, रुपीज 100 और ब्रैकेट में लिखेंगे रुपीज 50 कॉल्ड अप, ये कितना आएगा, 3.5 लाख। इसमें से देखेंगे कि अगर पेड अप कितना किया है, अगर पेड अप भी फुल किया है तो कितना आएगा, 3.5 लाख। और अगर उसमें से कुछ नहीं दिया है जिसको हम कॉल्स इन एरियर्स बोलते हैं, वो आया था ना एक पॉइंट, कॉल्स इन एरियर्स को कैसे दिखाएंगे। अगर मैंने 3.5 लाख कॉल किया है और उसमें से 50,000 नहीं दिए तो 50,000 का जो डेबिट आएगा कॉल्स इन एरियर्स में, तो क्या वो उसको एसेट साइड में दिखाएंगे, नहीं, उसको प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लेस करते हैं। क्या करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए, यहाँ पे लेस करते हैं, लेस कॉल्स इन एरियर्स 50,000।
तो बाहर फिगर आएगी खाली फिर कितनी, फिर बाहर फिगर 3 आएगी, lakh. फिर बाहर फिगर आएगी 3 लाख रुपया, और वो 3 लाख रुपया जाएगा शेयर कैपिटल में, वो 3 लाख रुपया जाएगा शेयर कैपिटल में। ये कब होगा, अगर कुछ पैसे नहीं दिए। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या सिखा दिया, अगर कॉल्स इन एरियर्स होगा उसकी प्रेजेंटेशन कहाँ होगी, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली कॉल्ड अप जो है उसमें, या अगर फुली कॉल्ड अप होगा वो अमाउंट आएगा, उसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स। तो ये क्रेडिट होता है, कॉल्स इन एरियर्स का डेबिट बैलेंस होता है। हम डेबिट क्रेडिट नहीं दिखाते बट लेस करते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं उसको, उतना कम कर रहे हैं, और नेट फिगर जो शेयर होल्डर से आज तक पैसा आया है 3 लाख रुपया, वो चला जाएगा बैलेंस शीट में। समझ आई बात। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब पता है, कंपनी ने कितना कॉल कर दिया, जैसे अभी तक फाइनल कॉल नहीं किया, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितना है, एप्लीकेशन वाला पैसा, अलॉटमेंट वाला पैसा और फर्स्ट कॉल वाला पैसा, और अगर सारा कर दिया उसको फुल्ली कॉल्ड अप बोलता है, और फिर अगर पूरा पैसा मिला है तो फुल्ली पेड अप है। ठीक है, अब आ जाओ, मुझे पता है अब समझ आ रहा है कि आपको कॉल्ड अप कैपिटल पता चला होगा, और आपको पेड अप कैपिटल भी पता चला होगा, और आपको कॉल्स इन एरियर्स भी पता चला होगा, कॉल्स इन एडवांस भी आपको पता चला है। ये सारी चीजें हमने वहां पे डिस्कस कर दी है। मगर यहाँ पे याद रखो, कॉल्स इन एरियर्स जो है, कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि शेयर होल्डर से अभी पैसा नहीं आया, तो मैं शेयर होल्डर का जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसमें से लेस करता हूँ कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, बट कॉल्स इन एडवांस जो है, कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, वो मेरा जाएगा करंट लायबिलिटीज में। क्या जाएगा, ये अदर करंट लायबिलिटीज में। अगर मुझे लगता है कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर वो कॉल्स, दूसरी कॉल करनी है, तो करंट लायबिलिटीज, और अगर मुझे लगता है कि 1 साल के बाद मुझे करना है तो वो अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे अदर करंट लायबिलिटीज में जाएगा कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि वो कंपनी की लायबिलिटी है। मगर अगर एरियर्स है तो वो मैं शेयर कैपिटल में फाइनल अमाउंट में लेस करके नेट अमाउंट जो होगा वो मैं बैलेंस शीट में लेता हूँ। क्या यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कॉल्स इन एरियर्स कहाँ पे आएगा और कॉल्स इन एडवांस कहाँ पे आएगा? ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो मुझे नहीं लगता है आपके एग्जाम में आपको पूरा बैलेंस शीट पूछा जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए आप उतने रेडी नहीं हो। सीए, इनफैक्ट सीए इंटरमीडिएट में भी बैलेंस शीट पे नॉर्मली क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट में, बट नॉर्मली बैलेंस शीट पे क्वेश्चन नहीं पूछते, बल्कि फाइनल पूरा आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस ही बनाना सीए फाइनल में। यहाँ आपको थोड़ा सा दिखा दिया गया, तो एज सच मुझे नहीं लगता है आपको पूरी बैलेंस शीट पे क्वेश्चन आएगा। बट आपके पास क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट बना दो। तो जो शेयर कैपिटल के बारे में बैलेंस शीट में हिस्सा आएगा वो, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल वो, और नोट्स टू अकाउंट्स रिगार्डिंग शेयर कैपिटल वो आपको बनाना है। उस हिसाब से ये क्वेश्चन आपके फेवरेट हो सकता है कि जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 या इलस्ट्रेशन नंबर 2, इस तरह के क्वेश्चन। तो आपके सिलेबस में मुझे लगता है उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शेयर कैपिटल के बारे में पूछा जाएगा, रिजर्व्स के बारे में पूछा जाएगा, लायबिलिटीज के बारे में पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत फेमस है आपके लिए कि कॉल्स इन एरियर्स को कहां पे दिखाना है और कॉल्स इन एडवांस को कहां पे दिखाना है। क्या आपको समझ आ गया कॉल्स इन एरियर्स कहां पे दिखाना है और कॉल्स इन एडवांस कहां पे दिखाना है? तो मैं आगे बढ़ सकता हूं, बता दो, समझ आया? Yes sir. अब आ जाओ आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे। मैं इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस करता हूं। आप सब लोगों के पास यही बुक है ना, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी बच्चे के पास बुक नहीं है और वो बोर हो रहा है? No sir. चलो पढ़ो मैं क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2। Yes sir. एप्पल कंपनी, चलो कश्मीर का नाम ही आ गया, एप्पल कंपनी हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। ये ख्याल रखना होता है, ₹20 लाख मींस डिवाइडेड इनटू 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹20 लाख इज द अमाउंट। कितने शेयर्स कितने हैं? 2 लाख शेयर्स। द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशंस फ्रॉम पब्लिक फॉर 1,50,000 शेयर्स। तो इसमें से इशूड कैपिटल कितनी आ गई सर? इशूड कैपिटल आ गई आपकी 15 लाख। एप्लीकेशन फॉर 1,40,000 शेयर्स वर रिसीव्ड फ्रॉम द पब्लिक, तो आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल आ गई 14 लाख। उसमें से क्या हो गया? However, on the amount was fully called up, तो आज तक आपने सारा पैसा मंगा लिया इन 1,40,000 शेयर पे। However, on 5,000 shares, final call of ₹2 was not received. मगर 5,000 शेयर पे आपको ₹2 नहीं आ गए। Make disclosure of share capital in balance sheet, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम लोग क्या बनाना, तुम लोग हिसाब करोगे सीधे कि सर हाँ 14 लाख रुपया मंगा लिया है, उसमें से 5,000 शेयर पे ₹2 नहीं आए, 10,000 नहीं आए, तो शेयर कैपिटल में जाएगा 13,90,000। बट इसकी प्रेजेंटेशन तुम जल्दी जल्दी बुक से देखो, क्योंकि हमारे पास टाइम भी बहुत कम होता है, मैं सारे क्वेश्चंस आपको डिटेल में नहीं करा सकता। बट पहले सबसे पहले क्या आएगा? ऑथराइज्ड कैपिटल आएगा 2 लाख शेयर्स ऑफ ₹10। उसके बाद क्या आएगा? इशूड। उसके बाद क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। उसमें क्या है? 1,35,000, यहाँ पे अलग अलग दिखाना है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। जो फुली पेड अप आ गए, सपोज इधर मैं दिखाता हूं, यहाँ पे अब क्या हो गया है? 1,35,000 शेयर पे पूरा पैसा आया है, तो वो अलग दिखाना है, और जिन शेयर्स पे नहीं आया है उनको हमने अलग दिखाना है। तो यहाँ पे कैसा बनेगा ये? सब्सक्राइब्ड एंड
सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। fully paid up. फुल्ली पेड अप कितने हैं? 1,35,000 10 each. ऑफ रुपीज 10 ईच, 13,50,000। 50,000 क्या है? सब्सक्राइब्ड एंड पार्टली पेड अप, but not fully paid up. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप या पार्टली पेड अप बोल सकते हो, ठीक है। बट पार्टली पेड अप कितना है? 5,000 शेयर्स Of rupee 10 each fully called up. 50, इसमें से लेस क्या करूंगा? Yes sir. लेस क्या करेंगे इसमें? Calls in area. कॉल्स इन एरियर्स कितना? Calls in area जो 2 रुपए का है। 5,000 इंटू 2, 5,000 into 2 10,000। तो कितना आएगा ये? 10,000। 40,000। तो टोटल कितना आएगा बाहर बैलेंस शीट में? 40,000। बैलेंस शीट में कितना आएगा बाहर? 13,90,000। 13,90,000। 13,90,000। वेरी गुड। तो यहाँ पे फिर मैं लिखूंगा 13,90,000। थोड़ा समझ? Yes sir. मजा आ रहा है पढ़ने में? Yes sir. Yes Yes sir. sir. Yes sir. अब देखो इलिस्ट्रेशन नंबर 3 आएगी करनी, इसमें भी सेम है कॉल्स इन एरियर्स। Yes sir ये आएगी। इलिस्ट्रेशन नंबर 4 इसमें 7 का कॉल किया है मगर 2 का कॉल्स इन एरियर है। हाँ, तो वो बनेगा सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। उसमें कितना? Yes sir. 1,06,000 ऑफ रुपीज 10 ईच, 7 कॉल्ड अप, उतना अमाउंट लेस कॉल्स एरियर्स। क्योंकि कॉल्ड अप आप जनरल एंट्री अगर की होगी ना, आपने शेयर कैपिटल में लिया होगा, तो शेयर कैपिटल में Yes, तो पूरा sir. 11,20,000 रुपया है। बट प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो कॉल्स इन एरियर्स का दूसरा अकाउंट खड़ा है लेजर में, उसको लेस करते हैं। जैसे मैंने डेटर का बोला था, डेटर अगर 20,000 के है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स 1,000 है, तो वो 2 अलग अलग अकाउंट है। बट प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में सिर्फ क्या है? प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या करते हैं? वहां से लेस करते हैं। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए सर, हमने तो जब जनरल एंट्री की थी हमने तो शेयर कैपिटल में पूरा 14 लाख कर दिया, तो आप तो यहाँ पे 13,90,000 का। अभी भी शेयर कैपिटल में जो अकाउंट होगा वहां पे 14 लाख होगा। बट प्रेजेंटेशन के लिए बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में से हम कॉल्स इन एरियर्स लेस करेंगे और फाइनल प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में उतनी लेंगे। जैसे डेटर्स के बारे में बात हो गई थी, ठीक है। Yes sir. कोई डाउट तो नहीं होगा कि हमने जनरल एंट्री तो पूरी 14 लाख किया है, आपने बैलेंस शीट में 13,90,000 क्यों ले लिया? ये सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए है। अदरवाइज यहाँ पे 2 लेजर अकाउंट है, एक शेयर कैपिटल का अकाउंट है जिसमें 14 लाख पड़ा है और एक कॉल्स इन एरियर्स का अकाउंट है जिसमें 10,000 है। तो उनको हमने नेट करके बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन में लिए सिर्फ 13,90,000 ले लिया, ठीक है। ये था शेयर कैपिटल वाला पार्ट। अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या है? रिजर्व एंड सरप्लस। जितने भी आपके यहाँ पे 2 वर्ड्स आ गए, रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस का मतलब क्या होता है? सर अलावा प्रॉफिट, डिविडेंड के Profit अलावा जो के पैसा अलावा जो बचता है हमें उसको मिला। सरप्लस। प्रॉफिट एंड लॉस में रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस लेस करोगे, जो बाकी बचेगा जिसको प्रॉफिट बोलते हैं उसको तो हम सरप्लस भी बोलते हैं ना। आप लोग ने अगर नॉन Yes sir. अकाउंटिंग किया वहां पे हम प्रॉफिट नहीं बोलते हैं, because they don't have any motive to earn, तो वहां पे सरप्लस बोलते हैं। तो यहाँ पे नाम है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व का मतलब क्या होता है? वो सारा पैसा जो आपने प्रॉफिट से अप्रोप्रिएट करके कहीं साइड में रखा होता है ताकि आपको कहीं फ्यूचर में काम आए, उनको हम रिजर्व्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व्स बोलते हैं। गाड़ी में होता है ना रिजर्व ऑयल, बाइक में भी होता है रिजर्व ऑयल, तो वो तो ऑयल ही होता है ना उसमें, बट वो रिजर्व करके रखता है कहीं काम मत आ जाए। तो ये सारे बेसिकली प्रॉफिट्स ही है, कंपनी के सरप्लस है, बट इनको हमने अलग अलग बोला, रिजर्व अलग और सरप्लस अलग, बट है एक ही हेडिंग, इनका नाम रखा रिजर्व एंड सरप्लस। कंपनी के पास बहुत तरह के रिजर्व होते हैं। क्या होते हैं? बहुत तरह के रिजर्व होते हैं। उन सबको हम कहां पे दिखाएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो इसी तरीके से क्या होगा फिर? इसी तरह से क्या होगा फिर? ये मैं अब रब करता हूँ शेयर कैपिटल वाला, क्योंकि शेयर कैपिटल वाला समझ आ गया, ठीक है। इसको मैं रब करता हूँ शेयर कैपिटल वाले को, ठीक है। यस सर। अब दूसरा क्या बनेगा? नोट नंबर 2। ठीक। यस सर। नोट नंबर 2 किसके बारे में बनेगा सर? नोट नंबर 2 बनेगा रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। एंड सरप्लस के बारे में। रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या तुम में से मुझे कोई बोल सकता है किस किस तरह का रिजर्व होता है?
जो भी आपने नाम सुने आप मुझे सबके Capital नाम बता दो, reserve, मैं आपको revenue भी reserve. बताता हूँ। बताओ। सर कैपिटल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व। आराम से ना, आराम से। कैपिटल रिजर्व सर हमने कैपिटल रिजर्व सुना है, और सर हमने पढ़ा था जनरल जब रिजर्व, शेयर्स को महंगा बेचते हैं तो उस प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम रिजर्व में। रिजर्व। और प्रीमियम रिजर्व, सर हम जब डिबेंचर्स को रिडीम करना चाहता है तो हमें कुछ पैसा असाइड करना होता है, उसको हम करते हैं रिडम्पशन डिबेंचर। रिजर्व। पेन को क्या हो गया? उसको हम करते डिबेंचर हैं ट्रांसफर सिक्योरिटी डिबेंचर रिडम्पशन रिडम्पशन रिजर्व। रिजर्व। और बताओ। इसी तरीके से जब हम शेयर्स को बायबैक करते हैं या प्रेफरेंस शेयर को बायबैक करते हैं, हमें उतना पैसा ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये मैं आगे बता दूंगा। ठीक है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और रिवैल्यूएशन रिजर्व। अगर हम शेयर ये एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे और उसका प्रॉफिट कहां पे लेंगे? रिवैल्यूएशन रिजर्व। और लास्ट में हमें जो प्रॉफिट एंड लॉस का बचा होता है प्रॉफिट, वो होता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस होता है वो क्या हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं? नहीं, वो रिजर्व्स का पार्ट है। ये सारे आ जाते हैं हमारे रिजर्व्स एंड सरप्लस में। समझ आई बात? अब मैं एक एक चीज करके बोलूंगा ये सारे रिजर्व्स कैसे होते हैं। प्रेजेंटेशन कुछ नहीं है, अगर आपका कैपिटल रिजर्व में कुछ पैसा होगा तो आपका कैपिटल रिजर्व का अकाउंट होगा तो उसका अमाउंट आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा, जैसे कैपिटल रिजर्व है आपका, या इधर लिखा लो कैपिटल रिजर्व, आपके पास जनरल रिजर्व होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका जनरल रिजर्व आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है, ये आएगा। और सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस में जो बाकी चीजें बचे हैं, फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंस बचा है, ठीक है, उसको सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं। तो ये आपके टोटल रिजर्व एंड सरप्लस आएंगे। सपोज वो 5 लाख आ गए, तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं आपके? 5 लाख। तो यहाँ पे फिर नोट्स टू अकाउंट्स में इधर आएगा फिर कितना अमाउंट? 5 लाख। तो आपके टोटल रिजर्व एंड सरप्लस 5 लाख है। अब इन 5 लाख में क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में कितना पड़ा हुआ है, आपके जनरल रिजर्व में कितना है, आपके सीआरआर में कितना है, आपका डीआरआर में कितना है, आपका कैपिटल रिजर्व कितना है, वो कहां पे पता चलेगा? सर हम जाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। आप लोग बने रहना, मैं आपको ना जब ये सारा कंप्लीट करेंगे एक प्रैक्टिकल कंपनी, या तो अपनी कंपनी करूंगा, या आपको मैंने देखा आपको स्कूल में असाइनमेंट दिए जेके बैंक का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो मैं आपको जेके बैंक के फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिलायंस के स्टेटमेंट दिखा दूंगा, तो आपको देखा कितना मजा आएगा आपको पढ़ के। मैं आपको दिखा दूंगा उनके नोट्स अकाउंट और सारी चीजें। ये फिर आपको 5 लाख का बाइफरकेशन यहाँ पे मिलेगा। रिजर्व कैपिटल रिजर्व सपोज 1 लाख का है, इसमें 2 लाख पड़ा है, इसमें 1 लाख पड़ा है, इसमें 1 लाख पड़ा है। ठीक है, अब मैं आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। सबसे पहले आ गई आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जो सरप्लस, मतलब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट लॉस जो भी हो, प्रॉफिट लॉस से आपको जो टोटल प्रॉफिट बचा वो जाता है प्रॉफिट लॉस में। ठीक है, यस सर। वो सारा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ ऐसा बनेगा नोट, एक तो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा जो इसका पिछले साल का था, प्लस प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर जो इस साल का प्रॉफिट आया वो। ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट आया। इसमें से अगर आपने कुछ डिविडेंड दे दिया, ठीक है, तो वो लेस हो जाएगा। इसमें से अगर आपने कुछ ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, वो अप्रोप्रिएट करोगे। इसमें से अगर आपने कुछ डिबेंचर रिडेम्पशन में ट्रांसफर कर दिया तो वो यहाँ पे लेस करोगे। तो ये टोटल बचा इसका क्लोजिंग बैलेंस, ये बाहर जाएगा। समझ आई बात? तो यहाँ पर हम एप्रोप्रिएशन कर रहे हैं प्रॉफिट की। हम पार्टनरशिप की तरह अलग से प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाते। हम सरप्लस इन प्रॉफिट लॉस में ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का आया था प्लस जो इस साल के पीएनएल से आ गया वो भी उसमें डाल दिया एक खाता, और उसमें से जो एप्रोप्रिएशन कर दी, कुछ डिविडेंड दे दिया, कुछ जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, कुछ डिबेंचर रिडेम्पशन में ट्रांसफर कर दिया, तो ये आएगा इसमें टोटल बैलेंस। इसी तरह से जनरल रिजर्व में क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस प्लस जो इस साल आपने ट्रांसफर कर दिया फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसी तरह से डिबेंचर रिडेम्पशन में ओपनिंग बैलेंस प्लस ट्रांसफर फ्रॉम दिस ईयर। तो कैसे आ गया वो सारा आपने नोट्स टू अकाउंट में दिखाना पड़ता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस आपको समझ आया? हाँ सर, हमें प्रॉफिट एंड लॉस का सरप्लस हमें समझ आ गया। और सर ये हमें समझ आ गया। रिवैल्यूएशन रिजर्व, सर अगर हमने कभी एसेट्स को रिवैल्यू कर दिया, अभी कंपनीज एक्ट में इंड एएस लगते हैं, वो भी आपको कभी बताऊंगा इन फ्यूचर में। अभी एएस नहीं लगता है, बहुत सारी कंपनीज को इंड एएस लगते हैं। ठीक है, तो वो रिवैल्यूएशन करते हैं, मतलब हमने पढ़ा था ना हम एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाते हैं, बट अभी इंडेक्स के चक्कर में कंपनीज फेयर वैल्यू पे दिखा सकते हैं। अब फेयर वैल्यू पे दिखाएंगे तो एसेट्स को बढ़ा देंगे, तो उसका जो प्रॉफिट आएगा नॉर्मली वो पीएनएल में लेते हैं, ओसीआई वो अलग कंसेप्ट है। तो आप दूसरी तरह से क्या होता है, आप एसेट्स को बढ़ाओगे, आप उसका प्रॉफिट रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, तो वो रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और अगर डिबेंचर को रिडीम करना होगा तो आपको 10% कहाँ पे ट्रांसफर करना है? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। और अगर आपने वो कर दिया तो पैसा कहाँ पे जाएगा? डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। और अगर आपने शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया होगा तो उसका पैसा कहाँ पे होगा?
सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व क्या होता है? अगर आपके कैपिटल नेचर के प्रॉफिट्स हो गए वो आप प्रॉफिट लॉस में नहीं लेते हो, वो आप कैपिटल रिजर्व में लेते हो। जैसे अभी हमने पढ़ा था जब हम शेयर को फोरफीट करते हैं वहां पे जो फाइनली प्रॉफिट हमारा हो गया वो जाता है कैपिटल रिजर्व में। और जनरल रिजर्व हम जनरल प्रोविजन करते हैं, कुछ प्रॉफिट लॉस से पैसा सरप्लस करते हैं कि कहीं हमें काम आ जाएगा, उसको हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। और दूसरा होता है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, ये मैं कभी फ्यूचर में बता दूंगा आपको जब सीएबीए करोगे तब। थोड़ा मैं इतना बताता हूं, जैसे आप डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ट्रांसफर, इस तरह से अगर आप प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करते हो या आप इक्विटी शेयर को बाय बैक करते हो तो उस चक्कर में कंपनी एक्ट बोलता है कि आपको उतना पैसा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये आपको अभी सिलेबस में कहीं नहीं आएगा, तो मैं भी आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा इसका लॉजिक क्या है, क्यों बनाया जाता है। जिस तरह से डीआरआर का लॉजिक बताया मैंने वो आपके सिलेबस में था, कैपिटल रिडेम्पशन तो आपके सिलेबस में नहीं है, तो खामखा इसमें हम टाइम जाया नहीं करेंगे। आपके पास बहुत सारे रिजर्व्स है तो वो आप इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। तो वो सारे आ जाते हैं रिजर्व सरप्लस में। इस तरीके से आप इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, जल्दी जल्दी इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो। Treatment of reserves and surplus. Cello Pens Limited has balance sheet as on 31 मार्च 2018. You are required to show the items in the balance sheet. आपको ये बैलेंस शीट में दिखाने। इनके पास जनरल रिजर्व है कितना? 3 लाख। इनके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है 2 लाख। इनके पास सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट है 4 लाख। तो कुछ मुश्किल है? 4 3 7 9 कितना है? तो रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा? इक्विटी एंड लायबिलिटीज क्या दिखाओगे? इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके में शेयर होल्डर्स फंड, उसमें शेयर कैपिटल, उसमें क्या आएगा फिर? रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कितना आएगा? कोई मुझे टोटल करके बताएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा सर 3 4 5 और नीचे कुछ लाइन लिखी है, कंपनी सस्टेन्ड लॉस ऑफ 2,50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब 2 लाख 2.5 लाख का लॉस हुआ है तो लॉस को कहां से राइट ऑफ करोगे? प्रॉफिट लॉस के सरप्लस करेंगे ना, तो 14 तक किस बचे? 1.5 लाख। तो टोटल कितना आएगा? 3.5 और 1.5 लाख, 6.5 लाख आएगा उसमें। अब इसका 6.5 लाख जो आया ये कैसे आया वो कहां में पता चलेगा? सर ये हमें नोट्स टू अकाउंट्स में पता चलेगा। नोट्स टू अकाउंट जब बनाओगे सबसे पहले क्या आएगा? सर सबसे पहले आएगा जनरल रिजर्व। आपका जनरल रिजर्व कितना है? 3 लाख। उसके बाद क्या जनरल रिजर्व है 3 लाख, 2 लाख। उसके बाद सरप्लस प्रीमियम रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस है 4 लाख, उसमें से इस साल का लॉस लेस करेंगे 2.5 लाख, बचा 1.5 लाख, उन सब का टोटल करेंगे वो आपका 6.5 लाख आएगा और वो जाएगा बैलेंस शीट में। तो आप पहले नोट्स से अकाउंट बना देना और फिर जाके वहां पे फिगर डाल देना अगर आपको गलती लगेगी, ठीक है। तो आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आपको कितना बनाना है। तो ये जगह डालोगे, उसके बाद क्या करोगे? नोट्स से अकाउंट्स बनाओगे तो वहां पे जो टोटल आएगा उसको फिर आप वहां पे ले जाओगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, किर्लोस्कर लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट, जनरल रिजर्व 8 लाख, सरप्लस इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट लॉस में पिछले साल 5 लाख था पिछले साल 5 लाख प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस था। इस साल क्या हुआ? कंपनी लॉस ऑफ 4 लाख इन द ईयर। अब इस साल क्या हो गया? फर्दर लॉस हो गया, और लॉस आ गया, और लॉस हो गया। तो क्या बनाओगे? नोट्स के अकाउंट बनाओगे। अब देखो ब्यूटी क्या है इसकी, पहले हम वहां पे बोलते थे सरप्लस, अब अगर प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो एसेट साइड से आएंगे। कंपनी साइड बोलेगा भाई ये तुम लोगों का लॉजिक गलत है, वो रिजर्व है तो रिजर्व में रहेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा। तो इसकी बैलेंस शीट में नोट्स अकाउंट कैसे बनेगा? सर नोट्स अकाउंट इस तरह से बनेगा, सबसे पहले यहाँ पे आएगा जनरल रिजर्व। आपका जनरल रिजर्व कितना है? सर हमारे जनरल रिजर्व 8 लाख के। उसके बाद सरप्लस है, सरप्लस का क्या था? लॉस, ये ब्रैकेट में आएगा माइनस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5 लाख। इसके बाद क्या हुआ? सर और लॉस आ गया 4 लाख का। मेरा पेन क्यों नहीं लिख रहा है? लॉस ऑफ करंट ईयर कितना? 4 लाख। तो टोटल कितना आया? 9 लाख आ गए ना टोटल। याद रखना है प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो या क्रेडिट बैलेंस हो, वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव फिगर आएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव फिगर आएगा। तो फिर रिजर्व आएगा 1 लाख। रिजर्व में सरप्लस में जनरल रिजर्व 8 लाख के हैं और सरप्लस इन प्रॉफिट लॉस -9 लाख है। तो ओवरऑल फिगर रिजर्व एंड सरप्लस की क्या है कंपनी की? सर रिजर्व एंड सरप्लस की कंपनी की हालत खराब है, इधर नेगेटिव में 1 लाख रुपया है। तो यहाँ पे सीधे आएगा, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है? शेयर होल्डर्स फंड में आपको बोलना है कि आपके रिजर्व एंड सरप्लस में -1 लाख बचा हुआ है। तो कुछ मुश्किल है समझना। वहां पे हम क्या बोलते थे? सीधा फिगर पे दिखाना है, जितनी फिगर आए वो प्रेजेंट करना है बैलेंस शीट में। वहां बोलते थे हम एसेट साइड से ले लो, नेगेटिव फिगर नहीं डाले। यहाँ बोलेंगे नहीं भाई
दिस इज रिजर्व सर्प्लस, इट इज नेगेटिव, ओके, लेट द शेयर होल्डर्स डिसाइड कि हाँ भाई नेगेटिव फिगर है। वहां पे हम छुपाते थे, इसको एसेट साइड से दिखाते थे, अनपढ़ शेयर होल्डर को बेचारे को sir. पता ही नहीं चलता था। नहीं, यहाँ पे एवरीथिंग शुड बी ऑन द फेस ऑफ द बैलेंस शीट। एंड तभी अब बोलेंगे ठीक है सर प्रॉफिट लॉस तो फिर छुप रहा है अगर पॉजिटिव होता है रिजर्व सरप्लस। नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो शेयर होल्डर को आपको दिखाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट भी। आप बोलेंगे सर अगर यहाँ पे रिजर्व सरप्लस ज्यादा होते तो कैसे पता चलता है? पता इसलिए चलता है क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स जो है वो भी कंपनी साइड बोलती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट है, वो भी आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट होगी उसमें आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपको बनाने हैं उसमें दिखाना पड़ेगा आपको वो चीज को, ठीक है? तो इस तरीके से इलस्ट्रेशन नंबर 6, इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 8 ये सारी चीजें कर लेना। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे बता देना, क्वेश्चन ट्राई करके मैं कोशिश करता हूँ फिर आप लोगों को जवाब देता हूँ। आप ये क्वेश्चंस कर देना, कुछ भी आपको डाउट होगा तो मैं आपको बताता हूँ। तो इसके बाद अगर आगे ना पहले बैलेंस शीट पे आ जाओगे वापस, तो बैलेंस शीट में क्या चीजें थी? इक्विटी एंड लायबिलिटीज में था पहले शेयर होल्डर्स फंड, उसमें था शेयर कैपिटल, वो मैंने आपको बता दिया था, उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लस थे। और तीसरा जो था मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये मैंने कल छुपा दिया था, ठीक है? मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। कभी कभी कंपनी क्या करती है, शेयर वारंट्स इशू करती है। शेयर वारंट्स इशू करती है, कुछ नहीं होता है, सर्टिफिकेट्स होती है, उसमें लिखा होता है कि हम इतने 5 लाख के शेयर वारंट्स दे दिए, ऑफ अमाउंट सीधे होता है 5 लाख के शेयर वारंट होते हैं। तो ये 5 लाख पे आपने इशू कर दिया तो आपने क्या दे दिया उसको पैसा, उस बंदे ने आपको क्या दिया, 5 लाख रुपए दे दिया, आपने उसे वारंट दे दिया, तो आपके पास ये पैसा आया तो वो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट यहाँ पे आएगा 5 लाख रुपया। कल को क्या होता है, आप इन शेयर वारंट्स के अगेंस्ट में आप क्या करते हो, आप इन शेयर वारंट्स के अगेंस्ट शेयर्स देते हैं, शेयर्स इशू करते हो, तब ये उठ के कहां पे जाएगा, शेयर कैपिटल में जाएगा। बट जब तक आपने इनके अगेंस्ट में शेयर्स इशू नहीं किए आप उसको शेयर कैपिटल नहीं बोल सकते हो, वो आ जाता है अलग से मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ठीक है? तो ये भी शेयर होल्डर्स फंड में आ जाता है बट अलग से आ जाता है, ठीक है? क्योंकि शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है ना, ये रिजर्व्स है, दिस इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर वारंट्स। ये अभी अनलिस्टेड कंपनी जैसे स्टार्टअप उसमें ये बहुत होता है, मैंने प्रैक्टिकली परसों एक केस देखा जिसमें कंपनी को ये चीज करना था तो उन्होंने उनको शेयर वारंट्स दे दिए। इसमें ये फीचर होता है कि ट्रांसफरेबल, आज मेरे पास है कल उसके पास है, आपके नाम के वो शेयर्स नहीं रहते हैं तो आप टैक्स वैक्स वो सारी चीजें इश्यूज में बच जाते हो, उसको शेयर वारंट बोलते हैं, ठीक है? शेयर वारंट्स आर इशूड बाय द कंपनी एंड आर कन्वर्टेड इनटू शेयर्स एट अ लेटर डेट, ठीक है? और उसके बाद ये पहला था शेयर होल्डर्स फंड, और दूसरा क्या था इसमें, ये एक चीज थी, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, और दूसरा था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। इसमें मुझे नहीं लगता आपको कुछ मुश्किल होना चाहिए। अगर आपने एप्लीकेशन में पैसा ले लिया है बट अभी आपने कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया है तो वो तो इधर आएगा नहीं सर, हाँ वो इधर नहीं आएगा, तो वो कहाँ पे आएगा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सपोज आपने 20 लाख का पैसा या 2 लाख रुपया अभी लिए है एप्लीकेशन पे पैसा, जो आपने शेयर इशू नहीं कर दिए, तो बैंक में तो 2 लाख रुपया है, शेयर एप्लीकेशन में पड़ा है, तो शेयर एप्लीकेशन का पैसा जो है वो आएगा, अगर तब तक इशू नहीं किया है और बैलेंस शीट का टाइम आ गया तो वो आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो क्या इसमें कुछ मुश्किल है? नो सर। बट अगर मुझे ये पैसा वापस करना पड़ेगा एप्लीकेशन का, कुछ पैसा मुझे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है और बाकी वापस करना है, तो वो क्या देंगे फिर, तब एप्लीकेशन तो खत्म हो जाएगा सर, वो मुझे रिफंड करना पड़ेगा तो मेरी करंट लायबिलिटी बनेगी, फिर वो यहाँ से हट के करंट लायबिलिटी में जाएगा। समझ आई बात? यस सर। उसके बाद क्या पढ़ा था हमने, इसके बाद हमने पढ़ा था नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या पढ़ा था हमने? नॉन करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज एक बड़ा टॉपिक है अगेन, जिसमें आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, बाकी चीजें हैं, वो हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। नॉन करंट लायबिलिटीज में डिबेंचर्स, मैंने परसों बोल दिया था, डिबेंचर्स, रिडीमेबल डिबेंचर्स अदर नॉन करंट लायबिलिटी में आ गए, करंट लायबिलिटी में थोड़ा तो मैंने बोल दिया था कि अगर वो रिडीम हो रहे हैं उस साल करंट लायबिलिटी में आ गए, अगर रिडीम 1 साल के बाद हो रहे हैं तो फिर नॉन करंट लायबिलिटी में आ गए। तो अगेन कुछ चीजें हैं नॉन करंट लायबिलिटीज की, वो हम कल के लेक्चर में करेंगे और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में हम मेजर ऑफ द जो लायबिलिटीज पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा एसेट पोर्शन रहेगा उसमें एक और दिन देंगे। ये इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए और आपके एग्जाम के लिए भी। मुझे नहीं लगता आपको पूरा बैलेंस शीट पूछा जाएगा, छोटी छोटी चीजें पूछी जाएगी, तो मैं भी आपको आहिस्ता आहिस्ता ये सारी चीजें करा दूंगा, ठीक है? कल हम इंशाल्लाह नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम एसेट्स पे आ जाएंगे, ठीक है? आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 8 तक सारे क्वेश्चन कर लेना और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो भी कर लेना, ठीक है? यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर। नो ठीक सर, है, नो फिर सर। आज का लेक्चर क्लोज Yes, करते sir. हैं।
और कल के Yes, लेक्चर sir. प्लीज पढ़ लेना घर में, वो आपको हेल्प करेगा अगर आप घर से पढ़ के आओगे। कल हम इंशाल्लाह नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को पोस्टमार्टम करके उनको खत्म कर लेते हैं, ठीक है? यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है।